बेटा जी, ओ बेटा जी। हम कर रहे थे चैप्टर 10 आपकी साइंस की एनसीईआरटी के अंदर, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। सो चैप्टर का हमने इस चैप्टर का एक लेक्चर देख लिया था, अब हम देखते हैं आगे। सो दिस इज लेक्चर 259, दिस इज ऑन पेज नंबर 134 पे लेक्चर 259 है। सो हम यहाँ थे, हमने जी की वैल्यू देख ली थी कि भाई हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ हमने एंड किया था। सो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। तो आपको पता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है, ठीक है, ये आगे आपने पढ़ा भी। तो आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच में फोर्स निकालो। सो और बताओ कि क्यों आप वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। मतलब आपका फ्रेंड और आपके बीच में एक फोर्स है, पर पता नहीं आप उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते हो, वो आपको बताना है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप है। इसके बाद यहाँ मोर टू नो में देखते हैं। मोर टू नो, द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। सो ये जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो यूनिवर्सल है, मतलब वो सब चीज़ पे अप्लाई होता है, सब बॉडीज पे अप्लाई होता है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हैं, चाहे वो सेलेस्टियल है, सेलेस्टियल मतलब जो आसमान में होते हैं, टेरेस्ट्रियल चाहे ज़मीन पे हो। सो ये जो लॉ है, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, वो सब बॉडीज पे अप्लाई होता है। So inverse square, saying that f is inversely proportional to the square of d means, for example, that if d gets bigger by a factor of 6, f becomes 1/36 times smaller. So f क्या है? f is inversely proportional to the square of d. Force is inversely proportional to the square of d. ये तो हमने देखा ही कि f is inversely proportional। अगर समझो d 6 है तो f क्या होगा? 1/36 होगा, ठीक है। सो ये कॉमन सेंस है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। सो ये लॉ हर जगह लगता है, ये लॉ ऊपर लगता है आसमान में, नीचे ज़मीन पे, सब जगह लगता है, और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो ये है हमारा पेज नंबर 134 ही। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? So universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. So universal law of gravitation की वजह से हमने बहुत सारे फिनोमिनन के बारे में मतलब सीखा है। So importance of universal law of gravitation, मतलब universal law of gravitation का आपने स्टेटमेंट पढ़ा, सब पढ़ा। So universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. So universal law of gravitation successfully explains several phenomena. First, the force that binds us to the earth. The force that binds us to the earth. So सबसे पहला हमको universal law of gravitation की वजह से ये explanation पता लगा कि हम क्यों अर्थ से जुड़े हुए हैं, क्यों हम हवा में उड़ नहीं जाते, क्यों अर्थ से जुड़े हुए हैं। Force that binds us to the earth. दूसरा, motion of the moon around the earth. Motion of the moon. अर्थ के आजू बाजू मून का मोशन, अर्थ के आजू बाजू मून का मोशन। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के आजू बाजू प्लैनेट्स का मोशन, ठीक है। और दूसरा, टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, ये जो टाइड्स उठती हैं, लहरें उठती हैं मून और सन की वजह से। सो यहाँ हमें पता लगा क्यों उठती हैं। भाई फोर्स दैट बाइंड्स, कौन सा फोर्स हमें अर्थ से जोड़ा हुआ है। फिर मून अर्थ के इर्द गिर्द, मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, वो पता लगा क्यों, मतलब ऑब्वियसली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स जो है सन के आजू बाजू चक्कर काटते हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, मून और सन की वजह से जो टाइड्स लहरें उठती हैं वो। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमें ये चार चीजें पता लगी। पहली, फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, ठीक है। सो ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है।
अच्छा, अब हम देखेंगे फ्री फॉल के बारे में। सो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। सो फ्री फॉल एक एक्टिविटी करके देखते हैं फ्री फॉल होता क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो आपको पता लगा 4 चीजें। पहला, हमको अर्थ से कौन से फोर्स ने जोड़ा हुआ है? जो मून है, अर्थ के इर्द गिर्द कौन सा मोशन? मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब मून का मोशन अर्थ के इर्द गिर्द। प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स का मोशन सन के इर्द गिर्द। और टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, मून और सन के कारण जो लहरें उठती हैं। अच्छा, फ्री फॉल। सो फ्री फॉल क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से हम फ्री फॉल समझेंगे कि एग्जैक्टली फ्री फॉल होता क्या है। सो टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड्स। एक स्टोन लें, ऊपर की तरफ फेंके, एक हाइट पे जाएगा और फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक स्टोन हाथ में लो, ऊपर की तरफ फेंको, एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आ जाएगा। सो ये एक्टिविटी है। सो आपने क्या देखा? तो देखो, स्टोन ऊपर गया, वापस जमीन पे आया। तो जो अर्थ है, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कारण क्या है? अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करती है? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही कारण है कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। Whenever objects fall towards the earth under this force alone, we say that objects are in free fall. तो जब भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ आते हैं इसी फोर्स की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल हो रहे हैं। फ्री फॉल मतलब ऐसे सीधा गिरना। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। सो मैं इसे छोड़ दूंगी तो वो नीचे ही गिरेगा। मैंने छोड़ दिया, सो नीचे ही गिरा। ठीक है, सो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही गिरता है, देखो वर्ड पे जाओ, फ्री फॉल मतलब फ्रीली फॉल होना, पर किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फ्रीली फॉल होना। ठीक है, सो whenever objects falls towards the earth under the force alone, we say that objects are in free fall. ठीक है, so is there any change in the velocity of falling? Is there any change in the velocity of falling objects? ठीक है, सो क्या ये जो गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी कोई वेलोसिटी बदलेगी? while falling there is no change in the direction of motion of the objects. सो जब गिरता है ऑब्जेक्ट, सो कोई चेंज नहीं होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन में, मतलब अगर गिरता है तो सीधा ही गिरेगा। ठीक है, सो ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्री फॉल के बारे में। while falling there is no change in the direction of motion of objects, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता जब ऑब्जेक्ट करता है फ्री फॉल। बट ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। पर अर्थ का जो अट्रैक्शन है, अर्थ जो अट्रैक्ट करता है, देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो किस में चेंज होगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, बट ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन, और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसके जो है देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, मतलब उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, पर अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पर जो मतलब अर्थ का अट्रैक्शन है उसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, सो जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो बदलेगी क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। Whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved, so obviously कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो कुछ पर्टिकुलर स्पीड से गिरेगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो होगा। So this acceleration is due to Earth's gravitational force. So whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved, जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरता है एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। The acceleration is due to Earth's gravitational
फोर्स। सो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ठीक है, सो जब भी ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, और ये एक्सेलरेशन होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravitational force of the earth. So इसीलिए इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। सो इसी की वजह से ये जो ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी, जो ये है इसे जी से डिनोट करा जाता है। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, जो जी की वैल्यू है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज एक्सेलरेशन, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है जब अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ये। तो ऑब्जेक्ट जब गिरता है इसी फोर्स के वजह से गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल में कहलाते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम कहते हैं फ्री फॉल हुआ। सो वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज। जब गिरता है तो फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन कोई नहीं बदलता, पर जो अर्थ का अट्रैक्शन है उसकी वजह से वेलोसिटी बदलती रहती है, स्पीड बदलती रहती है। सो एनी चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्वियसली आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन होता है। सो जब ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravitational force of the earth या acceleration due to gravity। इसलिए इस acceleration को acceleration due to gravity कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, और यूनिट ऑफ जी जो होता है वो सेम होता है एक्सेलरेशन के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब यहाँ हमने पूरा पढ़ा कि भाई फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट का गिरना। ठीक है, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्मॉल जी। सो जो यूनिट ऑफ जी है वो सेम होता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स है इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम ए। सो लेट द मास ऑफ द स्टोन बी एम। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करेंगे। हम क्या डिराइव करने वाले हैं? हम डिराइव करने वाले हैं जी, हम अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिराइव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अभी हम ये जो पूरा हम देखेंगे, यहाँ से हम एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ये जी, स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एम है मास, और ये आर है रेडियस। सो हम फाइंड करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। सो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे देखने से आपको पता नहीं लगेगा। सो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, डिराइव जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिराइव द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और डिराइव द relationship between acceleration due to gravity g and gravitational constant m एंड आर। ठीक है, m है मास ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जो एक्सेलरेशन होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं और वो अर्थ की तरह आता है, अर्थ की तरफ आता है, तो एक एक्सेलरेशन लगता है, और ये एक्सेलरेशन होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, सो इसे स्मॉल जी से डिनोट
करा जाता है। ठीक है, सो आपको डिराइव करना है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन दिखाना है। ठीक है, सो इसका हम प्रूव करते हैं आंसर। सो सबसे पहले क्योंकि ये आपको जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर करना है, सो सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एम। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास एम है। सो नेक्स्ट, which is falling mass let the mass of object be m, which is falling due to g की वजह से फॉल हो रहा है। g क्या है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि गिर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में। ठीक है, so now according to second law of motion, ठीक है, so according to second law of motion, second law of motion का क्या है? second law of motion F is equal to m a, पर इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या हो जाएगा? g, so therefore F is equal to mg। a की जगह g क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो वो मतलब वो गिर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, सो इसको बॉक्स बनाएं और ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो इसके बाद नाउ एक और चीज पता है कि हम अभी देख के आए कि एक्सेलरेशन फोर्स मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला। नाउ ऑल्सो एक और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता है कि ये हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सो ये भी हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको सेकंड दे देंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? देखो ये एफ भी एम जी के बराबर है, एफ है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर के बराबर। सो दोनों को क्या ले लेंगे? इक्वल। सो बाय 1 and 2 mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सो क्या करेंगे? सिंपली काट दें इसको, एम एम काट दें। ठीक है, सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर हुआ। ठीक है, सो देयरफॉर g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर हुआ। सो अब हम क्या करेंगे? सिंपली तो देखो आपको यहाँ m क्या है? कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ और d है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। सो ये आपको एक और फॉर्मूला मिला, इसको दे दो 3। ठीक है, सो here m is mass of the earth, m is equal to mass of earth, और d क्या है? d is equal to distance between earth and the object। d is the distance, d क्या है? distance। so distance, d distance है, इसको diameter मत समझ लेना। d is distance between object and the earth, object and earth। ठीक है, सो m क्या है? मास ऑफ द अर्थ है और d है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, सो ये हमने बता दिया भाई कौन क्या है।
देखो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, एम है मास ऑफ द अर्थ, डी है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, सो ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पर हमें तो क्या डिराइव करना है, हमें तो डिराइव करना है ये g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मिसिंग है, सो यहाँ देखो d की जगह r कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो हम सपोज करेंगे कि सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक है या अर्थ पे है। सो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है कि वो अर्थ के नजदीक है या अर्थ पे है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। सो अब हम क्या बोलेंगे, सो लेट ऑब्जेक्ट बी, लेट ऑब्जेक्ट बी on or near the surface of the earth। ठीक है, तो सपोज करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे है या अर्थ के नियर है। लेट द ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो इसीलिए सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू आर। ठीक है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू आर। सो आर किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या अर्थ के सरफेस के नियर है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू आर, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, सो इसीलिए वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में जो d है वो r को रिप्लेस कर देगा। देखो हमने ये जो फॉर्मूला बनाया था, ये देखो, सो ये d था, इसकी जगह क्या हो जाएगा r। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ पे है या अर्थ के सरफेस के नियर है। सो इसलिए d किसके बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा r के। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है फॉर द मतलब फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिर रहा है। सो वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज ग्रेविटेशनल फोर्स, m इज मास ऑफ द अर्थ और r है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बच्चों हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ये जो g है इसकी वैल्यू क्या है। सो देखो, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, आपको पता है अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो दोनों साइड से बल्ज है। सो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। सो अर्थ का रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से जो रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर। सो अर्थ, क्योंकि अर्थ स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, सो जो अर्थ का रेडियस है वो इंक्रीज होता है पोल्स से इक्वेटर की तरफ। ठीक है, सो जैसे ये पोल है, ठीक है, सो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जो है अर्थ का रेडियस होता है इंक्रीज, अर्थ की द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। सो द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। सो पोल्स पे जो वैल्यू है g की वो बढ़ती जाती है इक्वेटर के कंपेयर में, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर। सो यहाँ पोल्स के यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर होती है कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, सो मतलब यहाँ ऐसे जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाती है, सो यहाँ आपके जो है पोल पे वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। ठीक है, for most calculations we can take g to be more or less constant on or near the earth। so इसलिए हमें g की वैल्यू, अगर सपोज
ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या अर्थ के करीब है तो हम जी की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स जी फ्रॉम फार फ्रॉम अर्थ, पर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला से फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर अर्थ ऑब्जेक्ट अर्थ के नज़दीक है, अर्थ के नज़दीक है या अर्थ पे है, तो आप जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परफेक्ट वैल्यू है, जी की वैल्यू है एक, जो हम अभी फाइंड करेंगे। पर अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ज़्यादा दूर है तो हम फाइंड करेंगे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर से वैल्यू। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द अर्थ जैसे जैसे बढ़ता है पोल्स से इक्वेटर की तरफ, पोल्स से इक्वेटर की तरफ जो रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ता है तो जी भी है वो बड़ी होती जाती है पोल्स से पोल्स तक। सो द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स। सो पोल्स पे जो है वैल्यू ऑफ जी बड़ी होती जाती है, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। इक्वेटर से जो जी की वैल्यू है वो बड़ी होती जाती है, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स। सो फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट। सो इसीलिए काफ़ी कैलकुलेशंस के लिए हम जी कांस्टेंट रखते हैं। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से दूरी पे है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अर्थ से दूर हो ऑब्जेक्ट तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। अब हम वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे। सो देखो, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला में सब वैल्यूज डाल देनी है। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, अगर आप वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करना चाहते हो, सो वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ जी एम एंड आर इन फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज डालेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, पुट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल जी एम एंड आर। सो जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू डालेंगे m इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो कैपिटल g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11, m की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 और r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6। सो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.8। सो हम थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश करते हैं इसको। सो हम देखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सो बच्चों वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है हमें। सो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारी जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। सो हमें वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, सो जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है मेरी वैल्यू। ठीक है, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास है हमारा मास ऑफ द अर्थ। सो मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24। ये सब आपको याद रखना है कि जी का वैल्यू क्या है, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या है, और रेडियस। सो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, सो जी एम आर। सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बस वैल्यूज डालनी है। सो जी की वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻11, एम है 6 इंटू 10⁻24, आर क्या है हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। सो 6.7 इंटू 10⁻11। सो 24 में से 11 गए, सो 24 में से 11 जाएंगे 3, 13। ठीक है, सो 10⁻13 हुआ 6। सो 6.4 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, देखो ये ब्रैकेट है, सो इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा। 6.4 का स्क्वायर और ये 10⁻6 का स्क्वायर। 6.7 इंटू 10⁻13 इंटू 6, 6.4 मल्टीप्लाई 6.4। ठीक है, 6.4 का स्क्वायर है और 10⁻6, 6 2 जा
12, सो 10⁻12 हुआ, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। सो अब यहाँ देखो 10⁻13 में से 10⁻12 गए, सो इज इक्वल टू 6.7, 10⁻13 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6.4 मल्टीप्लाई 6.4। तो अब क्या होगा, अभी इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखो फाइनल आंसर 9.8 आना चाहिए, इतना हमें पता है। सो 6.7 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, कट शॉर्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करेंगे, इज इक्वल टू 67 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, 6.4 इंटू 3.2, ठीक है। सो 67 अपॉन 10 है, 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6.4 इंटू 3.2, ठीक है। 10 1 जा 10 1 जा, ठीक है। सो 67 अपॉन 10 है, 10 3 6.4 इंटू 3.2, ठीक है। सो 67 इंटू 3 6.4 इंटू 3.2। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम इसको सारा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.8। सो कैसे करेंगे, सो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। सो 67 3 अच्छा यहाँ पॉइंट हटा देती हूँ। सो 67 मल्टीप्लाई 3, सो इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर जाके 10 हुआ, इसका पॉइंट हटाया ऊपर जाके 10 हुआ। सो 64 इंटू 32 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट हटा एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है, 100। सो इज इक्वल टू, सो सिंपली डिवाइड करेंगे इसको हम। सो 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, ठीक है। फिर से 2 16 जा 2 25 जा, ठीक है। 67 3 25 16 32, ठीक है। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली मैंने वही पेज यूज कर लिया, ये पहले मैंने करा था। सो यहाँ हमारी इक्वेशन बैठी ये वाली, 67 इंटू 3 25। सो 67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 करूंगी, और अपॉन में 16 2, 67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 और 16 मल्टीप्लाई 32 करूंगी। सो जस्ट करते हैं मल्टीप्लाई। सो मैं यहाँ साइड में ही कर लेती हूँ। सो यहाँ मैं 67 को 3 से और 25 से, प्लीज़ आप करें, वीडियो को पॉज करें एंड देखें 67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 का आंसर क्या आता है, और यहाँ ऊपर लिखें, और 16 मल्टीप्लाई 32 का करें और यहाँ नीचे लिखें। सो 67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 क्या होगा, 5025, ठीक है, 5025 होगा। और 16 मल्टीप्लाई 32 क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 32 512 आया। सो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। अब हम 512 को 5025 से डिवाइड करते हैं। सो 512 को 5025 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो मैं 512 की थोड़ी सी टेबल लिख लेती हूँ तो मेरे को आइडिया आ जाए डिवीजन का। सो बच्चों 512 की मैंने ये टेबल लिख ली है ताकि मुझे इजी रहे। सो ये देखो 512 502 से तो नहीं जाएगा, सो 512 5025 से ही जाएगा। सो 512 9 जा 4608, सो 9 जा 4608। सो 15 में से 8 और ये 1, ठीक है। सो 15 में से 8 गया हमारा 7 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा। सो फिर से यहाँ पे 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, और ये 4 में से 4 गया 0। सो 417 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, सो यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। सो 4170 है, 4170, 512 4170 है। सो 512 8 जा 4096 होगा, ठीक है, 8 जा 4096, ठीक है। सो 10 में से 6 गया 4, खैर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 9.8 हमें मिल गया हमारा, ठीक है। 10 में से 6 गया 4 6, 16 में से 9 गया 7 0, सो 74। सो आप यहाँ ध्यान से देखो हमारा आंसर 9.8 आ गया। मैं आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ। सो यहाँ देखो, सो ये पूरी वैल्यू का आंसर ये वाला
67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25/16, ये 5025। सो यहाँ आंसर क्या आया 9.8। सो जी का आंसर क्या आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर आपको बोला जाए कि भाई जी की वैल्यू फाइंड करो, सो दिस इज द मेथड। तो ये करने के लिए आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड कर रहे हो, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर जी की वैल्यू क्या डालोगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स m, मास ऑफ अर्थ क्या डालोगे, रेडियस ऑफ अर्थ क्या डालोगे। सो जब आप सब डाल दोगे इसके अंदर, सो डालने के बाद सिंपली आपने सब कुछ वैल्यूज डाली, इसके बाद ये आपका ये इस तरह से है, फिर ये ऐसे वैल्यूज, मतलब मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिखाया, दिस इज द सॉल्विंग। यहाँ पे करने के बाद आप फिर ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे एंड फिर डिवाइड करके यू गेट योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ये जी आपको ले ही लेना है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस चैप्टर के अंदर कई बार हम अप्रॉक्स इसको 9 के बराबर ले लेते हैं कि कैलकुलेशंस इजी पढ़ें, ठीक है। सो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, जैसे जी इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर कभी हम जैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स में सो कई बार हम जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों 10.2.2 है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ के अंडर। सो वो हम स्टडी करेंगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे वो पता करने के लिए कि भाई सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हॉलो हो, सॉलिड हो, बड़े हों, छोटे हों, वो उसी स्पीड से गिरेंगे। रेट मतलब उसी स्पीड, सॉरी रेट नहीं, सेम रेट मतलब टाइम बोल सकते हो आप। सो वो हाइट से उसी टाइम पे गिरेंगे। सो यहाँ पे आप एक्टिविटी करो, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड स्टोन। आप एक शीट ऑफ पेपर लो, स्टोन लो, पेपर लो और स्टोन लो, उनको साथ में फर्स्ट फ्लोर से फेंको और ऑब्जर्व करो कि दोनों ग्राउंड एक साथ आए। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। सो आप यहाँ हमें पता करना है कि जब दो ऑब्जेक्ट गिरते हैं, जैसे मेरे पास दिस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल इरेजर एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल कैप। सो मैं साथ में फेंकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो दोनों को मैंने साथ में फेंका। सो हमें भाई ये फाइंड करना है कि भाई जल्दी कौन नीचे जाएगा, रेट, टाइम। सो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। दोनों को फर्स्ट फ्लोर से फेंको, पेपर को, पन्ना और स्टोन। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि दोनों साथ में गिरेंगे। सो जब आप देखोगे पेपर ग्राउंड पे थोड़ी देर के बाद आया स्टोन से, मतलब स्टोन भारी था तो स्टोन भारी था वो पहले आ गया, और जो पेपर है वो थोड़ा सा बाद में आया। पेपर रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर, बाद में आया। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस, मतलब ऑब्वियसली हवा जो है, हवा भी उसको रोकती है, हवा जो चलती है, हवा भी उसको रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट मतलब अड़चने डालती है नीचे जाने से। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सो फ्रिक्शन फोर्स लगता है गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स की वजह से। The resistance offered by air is to the paper is more than the resistance offered by the stone. If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. पर अगर एयर नहीं होता, सपोज एयर नहीं होता, यहाँ एयर थी तो एयर के कारण, क्योंकि स्टोन था, स्टोन भारी था, तो वो उसको एयर इतना ज़्यादा फर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पेज एकदम लाइट था, तो पेज जो था ऐसे घूमता फिरता हवा से झूलता झूलता नीचे आया, तो उसको देर लगी, स्टोन जल्दी नीचे आ गया। पर सपोज कि एयर नहीं होती, सपोज ऐसा कहते हैं ना वैक्यूम, एयर है ही नहीं। सो जब अगर एयर नहीं होती तो दोनों साथ में गिरते, समझे। एयर के प्रेजेंस के कारण भारी ऑब्जेक्ट नीचे जल्दी आ जाता है और लाइट वाला देर से जाता है। सो इफ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज बीन सक्ड आउट, द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। So we know that an object experiences acceleration during free fall. So हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पे जो है फ्री फॉल, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है तो उसको एक्सेलरेशन लगता है, मतलब उसको एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होता है। So the acceleration experienced by object is independent of its mass. जो जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो एक्सेलरेशन मास, उसका मास से लेना देना नहीं होता है।
सो दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड बिकॉज शुड फॉल एट द सेम रेट। इसका मतलब यही हुआ कि सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पे गिरना चाहिए। एक स्टोरी के हिसाब से गैलीलियो ने अलग अलग चीजें फेंकी थी ऊपर से। वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा बहुत फेमस है, आपको पता है, इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे चढ़ गए थे। उन्होंने सब चीजें वहां से नीचे फेंकी थी। So as g is constant near the or the equations for the uniform accelerated motion of objects become valid with acceleration a replaced by g. So क्योंकि आपको पता है g कांस्टेंट, हमने अभी वैल्यू फाइंड की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो g अर्थ पे और अर्थ के बाजू में कांस्टेंट होता है। सो सारे जो इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के वो वैलिड हो जाते हैं और एक्सेलरेशन ए को आप रिप्लेस कर दो जी से। सो ये तीन वैल्यूज तो ये आपको पता ही है, ये हमारी वैल्यूज होती थी। तो यहाँ पे ए की जगह क्या डाल दोगे, जी। फिर से यहाँ ए की जगह जी, ए की जगह जी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे गिरता है तो आप ए की जगह क्या डाल दोगे, जी। तो ये हमारी इक्वेशंस थी। आपने लॉज ऑफ मोशन जो हमने आपकी एनसीईआरटी चालू ही की थी, मोशन फिजिक्स पढ़ना चालू किया था, ये तीन इक्वेशंस आपने पढ़ी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो सिंपली आपको ए को क्या कर देना है, ए को आपको g से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, ठीक है। u और v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, s है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, t टाइम में, s डिस्टेंस है। अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव, ठीक है। a को पॉजिटिव लोगे वेयर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे, मतलब मोशन के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे, दैट इज a। और a को नेगेटिव कब लोगे, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो जब वो सेम डायरेक्शन में होगा भाई ऑब्जेक्ट और सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव लोगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। सो मतलब क्या सब ऑब्जेक्ट सेम रेट पे गिरते हैं। सो अगर मतलब फ्री फॉल के दौरान अगर मतलब फ्रीली फॉल करते हो तो एक्सेलरेशन मास से बिल्कुल उसका मास से लेना देना नहीं होता है। सो इसलिए एक ही समय पे गिरने चाहिए, मतलब हम बोले चाहिए, जरूरी नहीं गिरेंगे। सो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, भाई जी कांस्टेंट है। सो ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई होंगी जब भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जब भी फ्री फॉल हो तो ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। फ्री फॉल में ये तीनों ऑब्जेक्ट इक्वेशंस अप्लाई होंगी। सो विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर एट दिस पेज 136। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, जो भी अंडरलाइन किया जस्ट राइट देम प्रॉपरली। Understand these things, read these things. This is me, your Ishika ma'am, requesting you to do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.